नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 13 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्रश्नों के माध्यम से उस दिन का संपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन 11 जुलाई 2026 को किसने किया? देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 11 जुलाई को दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस पुस्तकालय का विकास नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा एक आधुनिक विज्ञान, ज्ञान एवं अध्ययन केंद्र के रूप में किया गया है। इसमें लगभग 32,000 मुद्रित पुस्तकें तथा 1 करोड़ ई पुस्तकें एवं डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को जो जनता है उन्हें लोकनायक के नाम से भी जानती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण यह भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक और जननेता थे। 1974 में 1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन को जन्म दिया था। कौन सा? संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब शुरू किया था? 1974 में। देखिए, आज़ादी से पहले 1934 में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय भाग लिया और जेल भी गए। इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और लोक सेवा को देखते हुए 1965 में 1965 में रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया 1965 में। 1999 में भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न मरणोपरांत यानी मृत्यु के उपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। आस्था वन संरक्षण योजना के अंतर्गत लगभग कितने पवित्र उपवनों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन का लक्ष्य रखा गया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में लगभग 15,000 पवित्र उपवनों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन के लिए 3,000 करोड़ रुपए की आस्था वन संरक्षण योजना प्रारंभ की। यह 2026-27 से 2030-31 तक यानी 5 वर्षों में कैंपा कोष के माध्यम से लागू की जाएगी। अभी हम बात करेंगे कैंपा कोष के बारे में कुछ देर में। योजना के अंतर्गत पारंपरिक रूप से संरक्षित वन क्षेत्रों को आस्था वन के रूप में विकसित किया जाएगा। जो संरक्षित वन है परंपरागत, उनको ही आस्था वन के रूप में डेवलप किया जाएगा। थोड़ा सा पवित्र वन क्या होता है ये जान लेते हैं। पवित्र वन उपवन जो है प्राकृतिक वन क्षेत्रों के छोटे छोटे भाग होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय धार्मिक, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक आस्था के कारण संरक्षित रखते हैं। इन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई, शिकार तथा अन्य मानवीय हस्तक्षेपों पर पारंपरिक रूप से प्रतिबंध होता है। कुछ भारत के पवित्र उपवन हैं जैसे माओफ्लांग। यह जो वन है पवित्र उपवन, ये मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। राजस्थान में जो पवित्र उपवन है उसका नाम है ओरण। ओरण जो है राजस्थान में है। कर्नाटक में है देवरकाडू कर्नाटक में। महाराष्ट्र में देवराई। केरल में है कावू।
काबू जो है केरल में है। ये सभी क्या है, पवित्र उपवन है जिनका संरक्षण सरकार करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कैंपा के बारे में। कैंपा क्या है, कैंपा कोष। तो राष्ट्रीय कैंपा कोष जो है की स्थापना जो है प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, प्रतिपूरक वनीकरण निधि यानी कि CAF एक्ट 2016 के तहत की गई थी कैंपा कोष की स्थापना, और यह 30 सितंबर 2018 से लागू हो गया, और यह भारत के पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में स्थापित नॉन लैप्सेबल कोष है, यानी गैर व्यापक कोष है, और इसका प्रबंधन राष्ट्रीय कैंपा के द्वारा किया जाता है। ठीक, मतलब जो वन नुकसान हो रहे हैं उनका, जो डिफॉरेस्ट हो रहे हैं या उस तरह के मतलब काटे जा रहे हैं, उनका जो पुनर्स्थापन के लिए, संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए कैंपा कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाता है? ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना संचालित कर रही है। यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बोरिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत जो है 5 हॉर्स पावर तक के पंप सेट को रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि इस योजना की शुरुआत जो है 1985 से ही किया जा रहा है, और इसका संचालन उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रगति पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हाल ही में केंद्रीय एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति नामक एक महत्वाकांक्षी पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है 20,000 ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी के रूप में स्थापित करना तथा 20 लाख छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार करना। यह कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में शुरू किया जाएगा। प्रगति को भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र नेतृत्व वाले कृषि उद्यमिता कार्यक्रम के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे पेप्सिको फाउंडेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन, है ना। इस तरह के लोग जो हैं, इस तरह की कंपनियां जो है इसमें भाग ले रही हैं। प्रशिक्षित ग्राम स्तरीय कृषि उद्यमिता किसानों को मिट्टी परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वैज्ञानिक फसल सलाह, कृषि यंत्रीकरण और वित्तीय सहायता तथा संस्थागत ऋण तक पहुंच की जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया की कोशिका संरचना कैसी होती है? तो यह प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्यों यह चर्चा में आया। कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया कि साइनोबैक्टीरिया का उपयोग दूषित जल में सीसा जैसे भारी धातुओं को अवशोषित कर शुद्ध करने के लिए किया जा रहा है या किया जा सकता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? बेसिकली यह नील हरित शैवाल है, शैवाल भी कहा जाता है। यह स्वयं प्रकाश संश्लेषण भी करता है। प्रकाश संश्लेषण करने वाला सूक्ष्म जीव है। यह पृथ्वी में सबसे ये कह सकते हैं कि प्राचीन जीवों में बहुत पुराना है, लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराने माने जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया की कुछ खास विशेषता है। जब ये प्रकाश संश्लेषण करता है और अपने सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना सकता है, यानी कि यह एक प्रकार का स्वपोषी जीव होता है ना,
स्वपोषी है। इनकी कोशिका संरचना जो है प्रोकैरियोटिक होती है तथा अर्थात इसमें वास्तविक केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता। यह इनका प्रजनन मुख्यतः अलैंगिक विधि के द्वारा, प्रजनन जो है अलैंगिक विधि के द्वारा होता है, यानी कि विशेषकर द्विखंडन के रूप में, द्विखंडन के द्वारा इनका विभाजन होता है। साइनोबैक्टीरिया जो प्रस्फुटन होता है गर्म तथा पोषक तत्वों से भरपूर जल में साइनोबैक्टीरिया की संख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। जैसे कि आप देखते हैं कि औद्योगिक शहरों के किनारे जो काई का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसमें जो सीवेज बहाव होता है, सेप्टिक टैंक का रिसाव होता है, जैसे उर्वरक खेतों से निकलने वाले उर्वरकों का बहाव जब चला जाता है जल में, तो बड़े जल में या नदी में या नालों के माध्यम से जाता है, तो जल में पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। इन पोषक तत्वों के बढ़ने से साइनोबैक्टीरिया की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसे साइनोबैक्टीरिया प्रस्फुटन कहते हैं। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट। विश्व के 70% से अधिक एक सींग वाले गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? हालांकि आप लोगों को पता होगा कि यह जो है काजीरंगा में सबसे अधिक गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा कहाँ है? असम में। और यहाँ पर एक नदी निकलती है, नदी होकर के बहती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का एक बैठक हुआ था। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक हुई थी स्थायी समिति की। वहाँ पर एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए डीएनए आधारित पहचान एवं अनुक्रमण प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी है। एक सींग वाला गैंडा जो है, जिसे भारतीय गैंडा भी कहा जाता है, विश्व में गैंडों की सबसे बड़ी प्रजाति में से एक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के घास, नदी तटीय घास के मैदानों और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और काजीरंगा में सबसे अधिक गैंडे पाए जाते हैं। खास बात यह है कि IUCN के रेड लिस्ट में इसे वनरेबल असुरक्षित माना गया है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो एक सींग जो है वो भारतीय एक सींग होता है जो केराटिन से बना होता है। केराटिन से जो सींग है वो केराटिन से बना होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को मैंने बताया है कि यह असम में है और इस काजीरंगा को 1974 में, इसको जो है 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया और बाद में 2006 में इसको बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लिएंडर पेस को हाल ही में किस संगठन का खिलाड़ी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता लिएंडर पेस को एशियाई टेनिस महासंघ का खिलाड़ी राजदूत नियुक्त किया गया है। एशियाई टेनिस संघ का लिएंडर पेस पूर्व में नंबर 1 युगल खिलाड़ी रह चुके हैं और 1996 में अटलांटा ओलंपिक में पुरुष एकल स्पर्धा का कांस्य पदक जीतने वाले एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। ये जो है 1990 से 2006 के बीच उन्होंने एशियाई खेलों में 8 पदक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण पदक हैं और उन्होंने अपने करियर का 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। ज़्यादातर इन्होंने पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों स्पर्धाओं में ही जीता है। इनको 1990 में अर्जुन पुरस्कार, फिर बाद में राजीव खेल रत्न पुरस्कार,
2001 में पद्मश्री, 2014 में पद्म भूषण और 2024 में उन्हें 2000 जिनको पद्म भूषण जो है 2014 में मिला पद्म भूषण, और 2024 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त टाइफून चेतावनी केंद्र ने टाइफून बॉबी को कौन सा कोड दिया है? तो यह कोड जो दिया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात 09W। खैर इम्पॉर्टेंट यह है कि टाइफून बॉबी कहाँ आया, यह किस प्रकार का चक्रवात है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो जापान के दक्षिण पश्चिमी साकिशिमा द्वीप समूह, एक द्वीप समूह है उसका नाम है साकिशिमा, द्वीप समूह और ताइवान में टाइफून बाबी खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। तो टाइफून बाबी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आया एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। कुल मिला के देखा जाए तो जो टाइफून बाबी का जो नाम है वियतनाम द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन की टाइफून नामक सूची में इसको शामिल किया गया। यह नाम वियतनाम के प्रसिद्ध बावी एक वियतनाम में पर्वत श्रृंखला है, उसी के नाम पर लिया गया है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है एक निम्न दाब प्रणाली है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर गर्म समुद्री जल से ऊर्जा प्राप्त करती है। इसमें एक आँख होता है जो अपेक्षाकृत शांत होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ साउथ, उत्तरी गोलार्ध में यह जो है वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इसके बनने का सबसे प्रमुख कारण है कि समुद्री सतह का तापमान लगभग 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, ठीक है। गर्म जल की पर्याप्त गहराई लगभग 50-60 मीटर तक होना चाहिए। उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। वायुमंडल में निम्न दाब का विकास होना चाहिए। पर्याप्त कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, है ना। उसके बाद वर्टिकल विंड शेयर का कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए 0 से 5 डिग्री के बीच में चक्रवात नहीं आते हैं। इसका रीज़न आप लोग देखिएगा क्यों नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? ठीक है, तो लगभग 35,000 करोड़ निर्यात का लक्ष्य रखा है, यानी कि 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर पहुंचाने का। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 जुलाई 2026 को मतलब न्यूजीलैंड गए थे, तो वहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाकर यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर को उन्नत किया और दोनों देशों ने 2030 तक 35,000 करोड़ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यूजीलैंड दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसको स्थानीय माओरी एक भाषा है, वहाँ पे माओरी जनजाति भी है। इसमें माओरी में आओटेरोआ कहा जाता है, यानी कि श्वेत लंबे बादलों की भूमि। इसकी राजधानी, न्यूजीलैंड की राजधानी जो है क्या है? वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। इसका एक प्रमुख शहर है जो बड़ा है, उसका नाम है ऑकलैंड है। ब्रिटिश सम्राट इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसका प्रमुख सरकार प्रधानमंत्री हैं। दूसरा, यह तस्मान सागर, इसके उत्तर में तस्मान सागर है, जो यहाँ पर है तस्मान सागर, नीचे न्यूजीलैंड और ऊपर ऑस्ट्रेलिया।
यानी तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। यहाँ पर एक चोटी है, उसका नाम है माउंट कुक। जो न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट कुक, ठीक है। और कीवी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है और रग्बी यहाँ का लोकप्रिय खेल है। तो नेक्स्ट चलते हैं, निफ्टी 500 अहिंसक सूचकांक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो यह एनएससी इंडेक्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी है एनएससी इंडेक्स लिमिटेड, जो 1998 में करीब इसकी स्थापना की गई थी, एनएससी इंडेक्स लिमिटेड की, ने 10 जुलाई 2026 को निफ्टी 500 अहिंसक सूचकांक लॉन्च किया। 500 अहिंसक सूचकांक, निफ्टी 500 अहिंसक सूचकांक, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें केवल उन्हीं कंपनियों को शामिल किया गया है जो पशुओं को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से दूर रहती है। इस सूचकांक की जो आधार तिथि है वह 1 अप्रैल 2016 है तथा आधार मूल्य 1000 निर्धारित किया गया है। इस सूचकांक को अहिंसा जैन फाउंडेशन के सहयोग से अहिंसा जैन फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। एक चीज़ ध्यान देते हैं कि मूल्यांकन, जो कंपनियों का मूल्यांकन किया जाता है उन्हें ग्रीन, ऑरेंज और रेड श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रीन श्रेणी की कंपनियों को ही इस सूचकांक में शामिल किया गया है, यानी कि ऑरेंज और रेड श्रेणी की कंपनियों को इससे बाहर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में जयपुर ने हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में जयपुर में कौन सा वैश्विक स्थान प्राप्त किया। हैप्पी सिटी इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया, जिसमें यह जो है जयपुर को 6ठा स्थान प्रदान किया गया, यानी 10 में से 6वें नंबर पर यह है। यह टॉप 10 भारत का एकमात्र शहर है, ठीक है। तो फर्स्ट पे कौन है, लंदन, फर्स्ट पर लंदन है, 6ठे पर भारत है। जो हैप्पी सिटी इंडेक्स जो है शहरों का मूल्यांकन शासन, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यावरण, गतिशीलता, नागरिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता के आधार पर करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर लंदन हो गया, सेकंड पर कौन सा है, न्यूयॉर्क, थर्ड पर पेरिस, बस 3 याद रखने की जरूरत है, और 6ठे पर है जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश महिला उद्यम निधि योजना 2026 का संचालन किसके माध्यम से किया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश महिला उद्यम निधि योजना 2026 संचालित की है। इसका संचालन उत्तर प्रदेश महिला निधि के माध्यम से किया जा रहा है। कुल मिलाकर के यह महिलाओं को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि नया व्यवसाय शुरू करना और या पहले से संचालित एमएसएमई सूक्ष्म और लघु उद्यमों में के विस्तार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसमें इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण पर जो रियायती ब्याज दर जो लागू है, इस ऋण पर 4% का ब्याज लिया जाएगा। 2 लाख रुपए तक के ऋण के लिए किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स लेकर के हम आएंगे। धन्यवाद।